नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की तहों में उतरने वाले हैं जिसने 20वीं सदी के दर्शन को सच में हिलाकर रख दिया है। ये है जाक देरिदा का डिफरेंस डिफरेंस। और हाँ, आपने सही सुना, डिफरेंस में ई की जगह ए है। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, सोचा समझा दार्शनिक दाव है। ये हमें भाषा, अर्थ और जिसे हम वास्तविकता कहते हैं, उस पर बिल्कुल नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। हमारे पास जो स्रोत है वो खुद देरिदा का इसी नाम का एक बहुत मशहूर निबंध है, उसके कुछ हिस्से हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस जटिल और सच कहूं तो शायद थोड़ा अजीब लगने वाले विचार को खोलना, समझना कि ये है क्या भला और ये इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है। तैयार है? बिल्कुल। देरिदा, हाँ, 20वीं सदी के एक बेहद प्रभावशाली फ्रांसीसी विचारक थे। उनका नाम अक्सर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन यानी विखंडन के साथ लिया जाता है। और डिफरेंस, ये उनका एक तरह का मास्टर की है। एक ऐसा विचार जिससे वो पश्चिमी दर्शन की कई कई सदियों पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, खासकर इस सोच पर कि सत्य या अर्थ कहीं कहीं शुद्ध रूप में सीधे सीधे उपस्थित यानी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वैचारिक सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि इस अतिरिक्त ए का चक्कर क्या है, इसके दोहरे मायने क्या है, ये भाषा और समय के बारे में क्या कहता है। और हाँ, सॉसर से लेके फ्रॉयड और हाइडेगर तक दूसरे बड़े नामों से इसका क्या रिश्ता है। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल, ये ए ही क्यों? डिफरेंस, जिसका मतलब अंतर होता है, उसकी जगह डिफरेंस क्यों? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए था या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं नहीं, ये सिर्फ ध्यान खींचने से कहीं ज्यादा है। ये ए, जैसा दरीदा खुद कहते हैं, एक मूक ग्राफिक निशान है। मतलब इसे लिखा तो जाता है, पर फ्रेंच भाषा में बोलते समय इसका उच्चारण ई जैसा ही होता है। आप इसे देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते। अच्छा, देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। हाँ। हाँ, और यहीं से दरीदा अपना पहला पॉइंट बनाते हैं, लेखन का महत्व, जिसे वो एक्सक्रीचर कहते हैं। अच्छा, यानी लिखने और बोलने के बीच का जो फर्क है, उस पर जोर। बिल्कुल। पारंपरिक पश्चिमी दर्शन में देखें, प्लेटो से लेकर रूसो तक बोली जाने वाली भाषा, स्पीच, को हमेशा लेखन से ऊंचा माना गया है। एक धारणा थी कि बोली में विचार सीधे आते हैं, बिना किसी मिलावट के उपस्थित होते हैं, जबकि लेखन वो बस उसकी एक नकल है, एक कमजोर प्रतिनिधि। देरिदा इसी भाषण केंद्रित, मतलब फोनोसेंट्रिक सोच को चुनौती देते हैं। और ये कैसे चुनौती देता है इस सोच को? ए दिखाता है कि अर्थ सिर्फ आवाज में नहीं होता। ये एक ऐसा निशान है जो चुपचाप अपना काम करता है, अर्थ पैदा करता है, लेकिन आवाज की दुनिया से बाहर। देरिदा इसकी तुलना करते हैं मिस्र के पिरामिड की महान चुप्पी से। सोचिए, एक इतना विशाल ढांचा जो बिना बोले ही कितना कुछ कहता है, इतिहास, अर्थ। तो ये लेखन की अपनी ताकत का सबूत है, जो आवाज पर निर्भर नहीं है। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं, पूरी दार्शनिक परंपरा पर एक टिप्पणी है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो क्या डिफरेंस को हम डेरिदा का कोई नया सिद्धांत मान लें या कोई नई परिभाषा कि अच्छा ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे याद कर लो? यहीं पर देरिदा हमें थोड़ा चौंकाते हैं। वो साफ कहते हैं कि डिफरेंस न तो कोई शब्द है और न ही कोई अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट, जिसे आप किसी परिभाषा में बांध सकें। ये किसी बक्से में फिट होने से इनकार करता है। एक मिनट, अगर ये शब्द या अवधारणा नहीं है तो फिर हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? ये है क्या फिर? ये तो बहुत गोलमोल लग रहा है। हाँ, है तो। और शायद ये गोलमोल होना ही इसकी खासियत है। इससे ऐसे समझें कि ये कोई चीज नहीं है जो कहीं रखी हो और आप उसे देख सकें या पकड़ सकें, बल्कि ये वो बुनियादी खेल या वो गति है जिसके जरिए चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं और जिसके कारण अर्थ पैदा होता ही है। ये वो प्रक्रिया है जो किसी भी वर्गीकरण या नामकरण से पहले आती है। ये सिस्टम को संभव बनाती है, पर खुद उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जैसे सोचिए, नृत्य करने की क्रिया, वो किसी एक पोज में नहीं समा सकती ना, वो तो लगातार गति में है। डिफरेंस कुछ वैसा ही है। ठीक है, एक प्रक्रिया या गति की तरह सोच सकते हैं इसे। मैंने ये भी सुना है कि देरिदा फ्रांसीसी क्रिया डिफरे के दो मतलबों को यहाँ एक साथ लाते हैं। बिल्कुल, और यही डिफरेंस के विचार का दिल है, उसका केंद्र है। फ्रांसीसी क्रिया डिफरे
के दो मुख्य मतलब हैं, जो हिंदी में भी अलग अलग शब्दों से व्यक्त होते हैं। पहला, अलग होना या भिन्न होना, टू डिफर। जैसे ये कुर्सी उस मेज से अलग है। ये चीज़ों के बीच स्पेस में अंतर पैदा करता है, उन्हें एक दूसरे से पृथक करता है। इसे आप स्पेसिंग या जगह बनाना कह सकते हैं। और दूसरा मतलब है स्थगित करना या टालना, टू डिफर। जैसे किसी मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए टाल देना। ये समय, टाइम में देरी लाता है, किसी चीज को तुरंत उपस्थित होने से रोकता है। इसे आप टेम्पोराइजेशन या समय में फैलाना कह सकते हैं। अच्छा, तो डिफरेंस में ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, चीजों को अलग भी कर रहा है और उन्हें टाल भी रहा है, स्पेस और टाइम दोनों में। एकदम सही। देरिदा का तर्क है कि ये दोनों गतियां, स्थानिकता, स्पेसिंग, और कालिकता, टेम्पोराइजेशन, अविभाज्य हैं। ये एक साथ काम करती हैं और इसी संयुक्त गति को वो डिफरेंस कहते हैं, जिसमें वो मूक ए शामिल है। इसका नतीजा ये है कि कोई भी चीज या अर्थ अपने आप में उसी क्षण पूरा और शुद्ध रूप में मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज, हर विचार, हर शब्द हमेशा अधूरा है। वो किसी और चीज से अलग होने की वजह से ही पहचाना जाता है और इसका पूरा मतलब भी हमेशा थोड़ा आगे, भविष्य के लिए टला रहता है। बिल्कुल, यही है उपस्थिति के तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की आलोचना का सार। पश्चिमी दर्शन आप देखें तो हमेशा से एक ऐसी उपस्थिति की तलाश में रहा है, एक ऐसा आदर्श क्षण जहां सत्य या अर्थ या ईश्वर बिना किसी दूरी, बिना किसी देरी के पूरी तरह से मौजूद हो। जैसे कोई विचार सीधे हमारे मन में कौंध जाए, बिना किसी माध्यम के, या कोई शब्द अपने असली मतलब को तुरंत जाहिर कर दे। और देरिदा कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता, ये एक भ्रम है। हाँ, डिफरेंस दिखाता है कि ये पूर्ण उपस्थिति एक भ्रम है, एक इच्छा है। हर वो चीज जिसे हम उपस्थित मानते हैं, जैसे ये वर्तमान क्षण, वो असल में दूसरी अनुपस्थित चीजों के निशानों, ट्रेसेस से बुनी हुई है। सोचिए, वर्तमान को क्या आप बिना अतीत यानी स्मृति और भविष्य यानी प्रत्याशा के निशानों के समझ सकते हैं? नहीं। तो कोई भी चीज अपने आप में शुद्ध या आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब हमेशा अधूरा है और आगे के लिए टला हुआ रहता है। आपने भाषा विज्ञानी फर्डिनेंड डी सॉसर का जिक्र किया था। सॉसर ने भी तो कहा था कि भाषा में अर्थ अंतरों से पैदा होता है। जैसे बिल्ली कुत्ता नहीं है इसलिए बिल्ली है। तो देरिदा इसमें नया क्या जोड़ रहे हैं? क्या ये वही बात नहीं कह रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है। दरिदा सॉसर के काम को एक शुरुआती बिंदु तो मानते हैं, लेकिन उससे काफी आगे जाते हैं। सॉसर ने ये क्रांतिकारी बात कही थी, हाँ, कि भाषा में किसी शब्द का अर्थ सकारात्मक रूप से नहीं बल्कि नकारात्मक रूप से, यानी दूसरे शब्दों से भिन्न होने के कारण होता है। जैसे बिल्ली का मतलब बिल्ली इसलिए है क्योंकि वो कुत्ता नहीं है, चूहा नहीं है, मेज नहीं है। अर्थ अंतरों पर आधारित है। ठीक है, ये तो सॉसर की बात हुई। देरिदा आगे कैसे जाते हैं फिर? देरिदा कहते हैं कि सॉसर ने इन अंतरों को तो पहचाना, लेकिन उन्हें एक स्थिर व्यवस्थित संरचना, एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा। जैसे भाषा के नियम एक बार तय हो गए और बस वैसे ही चलते हैं। देरिदा तर्क देते हैं कि डिफरेंस इन अंतरों को संभव बनाने वाली ज्यादा बुनियादी, ज्यादा गतिशील और अस्थिर प्रक्रिया है। ये सिर्फ अंतरों का परिणाम नहीं बल्कि अंतर पैदा करने वाली शक्ति है। वो खेल है जो लगातार संरचनाओं को बनाता और बिगाड़ता रहता है। और साथ ही देरिदा सॉसर के चिन्हक, सिग्निफायर, शब्द ध्वनि और चिन्हित, सिग्निफाइड, अवधारणा मतलब के बीच के सीधे स्थिर संबंध पर भी सवाल उठाते हैं। डिफरेंस के कारण ये संबंध कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता, मतलब हमेशा थोड़ा फिसलता रहता है, टलता रहता है। ये निशान, ट्रेस वाली बात, इसे थोड़ा और खोलेंगे प्लीज। ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी सा लगता है। क्या मतलब है इसका ठीक? हाँ, निशान देरिदा के लिए बहुत बहुत केंद्रीय है। इसे ऐसे समझें, कोई भी चीज, चाहे वो शब्द हो, विचार हो या कोई अनुभव हो, कभी भी पूरी तरह से वर्तमान या शुद्ध नहीं होती है। उसमें हमेशा किसी और चीज का, जो क्षण वहां नहीं है, उसका एक अंश, एक गूंज, एक निशान मौजूद होता है। ये उस दूसरी चीज की एक तरह से अनुपस्थित उपस्थिति है। कोई सरल सा उदाहरण दे सकते हैं इसे समझने के लिए? जरूर जरूर। सोचिए, आप कोई पुराना गाना सुनते हैं। वो गाना सुनते ही आपको शायद किसी बीते हुए समय की याद आ जाए, या किसी खास व्यक्ति की, या किसी जगह की। वो बीता समय या वो व्यक्ति अभी वहां मौजूद नहीं है ना? लेकिन गाने में उसका निशान मौजूद है, और वो निशान आपके वर्तमान अनुभव को रंग दे रहा है, उसे बदल रहा है।
या जैसे किसी पुराने खाली घर में घुसते ही एक खास महक या एहसास होता है जो आपको उस घर के पूर्व निवासियों या बीते वक्त की याद दिलाता है, भले ही वो अब वहां ना हो। वो एक निशान है। तो निशान दिखाता है कि हर उपस्थिति अनिवार्य रूप से अनुपस्थिति से जुड़ी है। हर चीज में दूसरी चीजों के निशान हैं। कोई भी चीज अकेली या आत्मनिर्भर नहीं है। हाँ, अब कुछ बेहतर समझ आया। अच्छा, देरिदा अपनी निबंध में हेगल, फ्रॉयड और हाइडेगर जैसे बड़े दार्शनिकों का भी हवाला देते हैं। क्या वो इन सब से सहमत है या यहाँ भी वो अंतर पैदा कर रहे हैं? हाँ, वो इन विचारकों के साथ एक बहुत ही जटिल रिश्ता बनाते हैं। वो उनसे सीखते भी हैं और उनकी सीमाओं को भी दिखाते हैं। इसे आप एक आलोचनात्मक संवाद कह सकते हैं। जैसे हेगल की बात करें। हेगल के दर्शन में ऑफ हेबुंग का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जहां दो विरोधी विचारों का संघर्ष एक उच्च स्तर के संश्लेषण सिंथेसिस में समाप्त होता है। विरोधाभास हल हो जाता है। देरिदा कहते हैं कि डिफरेंस इस तरह के अंतिम समाधान का विरोध करता है। ये अंतर को बनाए रखता है, उसे किसी बड़ी एकता में मिटाता नहीं। देरिदा के लिए ये खेल कभी खत्म नहीं होता। कोई अंतिम संश्लेषण नहीं है, अंतर हमेशा बना रहता है। और फ्रॉयड, मनोविश्लेषण का इससे क्या लेना देना? ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है। हाँ, ये कनेक्शन दिलचस्प है। देरिदा डिफरेंस के जो टालने वाली गति है, डिफरल, उसे फ्रॉयड के अचेतन मन के कामकाज से जोड़ते हैं। फ्रॉयड ने बताया था ना कि हमारी इच्छाएं, जिसे वो प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं, अक्सर वास्तविकता यानी रियलिटी प्रिंसिपल के कारण तुरंत पूरी नहीं हो पाती। उन्हें टालना पड़ता है, दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, एक चक्कर काटना पड़ता है। ये टालना, ये चक्कर, डिटोर, देरिदा को डिफरेंस के कालिक पहलू, टेम्पोराइजेशन जैसा लगता है। और साथ ही फ्रॉयड का स्मृति निशान, मेमोरी ट्रेस का विचार कि कैसे अतीत के अनुभव अचेतन में निशान छोड़ जाते हैं। ये देरिदा के निशान ट्रेस की अवधारणा से काफी मेल खाता है। देरिदा फ्रॉयड के इन विचारों का इस्तेमाल करते हैं चेतना और सीधी उपस्थिति की पारंपरिक धारणाओं को विखंडित करने के लिए। अच्छा, और हाइडेगर, उनका जिक्र क्यों आता है? हाइडेगर में सत्ता यानी बीइंग यानी होने का अर्थ और सत्ताओं यानी मौजूद चीजों के बीच एक बुनियादी सत्तामूलक अंतर, ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी दर्शन ने होने के सवाल को भुला दिया है और सिर्फ मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है। देरिदा डिफरेंस को इस सत्तामूलक अंतर से जोड़ते हैं, लेकिन उसे और भी ज्यादा मौलिक मानते हैं। वो कहते हैं डिफरेंस एक ऐसा अंतर है जो सत्तामूलक अंतर से भी पहले आता है, जो उसे संभव बनाता है। वो हाइडेगर के निशान स्पर की अवधारणा का भी इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि सत्ता का अर्थ कैसे इतिहास में दब गया है और अब सिर्फ एक निशान की तरह बाकी है। तो डिफरेंस उस भुला दिए गए अनकहे अंतर की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि डिफरेंस कोई चीज नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ये स्थान और समय में अंतर पैदा करती है, निशान छोड़ती है और हेगल, फ्रॉयड, हाइडेगर जैसे विचारकों से जुड़ती भी है और अलग भी होती है। लेकिन फिर भी अगर ये कोई शब्द या अवधारणा नहीं है, ईश्वर या अंतिम सत्य नहीं है, तो आखिर हम इसे पकड़ें कैसे? क्या ये सिर्फ एक बौद्धिक खेल बनकर नहीं रह जाता, कुछ ऐसा जिसे समझना ही नामुमकिन हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और शायद देरिदा के काम की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। हाँ, ये पकड़ने आने वाली चीज नहीं है। देरिदा खुद इसे कोई सकारात्मक सत्ता मानने से इनकार करते हैं। ये ईश्वर नहीं है, कोई मूल स्रोत, कोई आर्के नहीं है, कोई अंतिम मंजिल, टेलोस नहीं है। ये वो अंतरिक्ष या वो अंतराल है जिसमें ये सब चीजें, शब्द, अवधारणाएं, ईश्वर की कल्पना आकार लेती हैं। लेकिन ये खुद उनमें से एक नहीं है। ये एक सतत गति है, एक अथक खेल है जो हर परिभाषा, हर पकड़ से बच निकलता है। ये लगातार काम कर रहा है पर कभी पूरी तरह सामने नहीं आता, हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, कह सकते हैं। तो इससे समझने की कोशिश करना ही एक तरह से विरोधाभासी है, क्योंकि समझने की कोशिश में हम उसे पकड़ना चाहेंगे और वो पकड़ में आता नहीं। कुछ हद तक हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि देरिदा के लिए डिफरेंस सिर्फ एक अमूर्त पहेली नहीं थी, ये एक रणनीति भी थी, एक स्ट्रैटेजी, दर्शन के भीतर एक हस्तक्षेप। वो इस अशब्द अवधारणा का इस्तेमाल जानबूझकर करते हैं ताकि दर्शन की स्थापित मान्यताओं को, खासकर उपस्थिति के तत्वमीमांसा को हिलाया जा सके, उसकी नींव को खोखला किया जा सके, यानी उसे विखंडित, डिकंस्ट्रक्ट किया जा सके।
ये हमें सोचने के बने बनाए तरीकों पर, अपनी गहरी मान्यताओं पर शक करने के लिए उकसाता है। ये एक ऐसा औजार है जिससे दर्शन अपनी सीमाओं को देख सके और उन पर सवाल उठा सके। तो संक्षेप में कहें तो डेरिडा के डिफरेंस की इस जटिल लेकिन यकीनन आकर्षक दुनिया की हमने एक झलक देखी है। हमने समझा कि कैसे एक अक्षर ए का वो मूक खेल पूरे विचार को जन्म देता है, कैसे ये अलग होने, डिफर और टालने, डिफर की दोहरी कभी न रुकने वाली गति है, और कैसे ये भाषा, समय, अर्थ और उपस्थिति के बारे में हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं को चुनौती देता है। ये कोई आसान जवाब या फॉर्मूला नहीं है, बल्कि अंतर और अर्थ के लगातार चलते रहने वाले खेल का नाम है। बिल्कुल। डिफरेंस हमें लगातार याद दिलाता है कि अर्थ कभी भी पूरी तरह से स्थिर, निश्चित या यहाँ और अभी में मौजूद नहीं होता। वो हमेशा दूसरे अर्थों के संदर्भ में, उनसे भिन्न होकर और समय में थोड़ा टलकर ही हमें मिलता है। शायद यही वजह है कि संवाद और व्याख्या ये कभी खत्म नहीं होते। ये विचार हमें ज्ञान की सीमाओं के प्रति ज्यादा विनम्र और अपनी समझ पर ज्यादा आलोचनात्मक निगाह डालने को कहता है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ दुनिया को दर्शाती नहीं, बल्कि उसे सक्रिय रूप से रचती भी है। और ये रचना, ये हमेशा अधूरी रहती है, गतिशील रहती है और दूसरे निशानों से भरी रहती है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर देरीदार सही है और अर्थ हमेशा अंतर, स्थगन और निशानों का ही खेल है, तो क्या किसी चीज का कोई असली, मूल या अंतिम अर्थ खोजना वाकई संभव है? या फिर हम हमेशा अर्थों के एक ऐसे अंतहीन जाल में ही भटकते रहते हैं, जहां हर सिरा किसी दूसरे सिरे की तरफ इशारा करता है और कोई केंद्र या अंतिम पड़ाव है ही नहीं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया, ज्ञान और खुद को कैसे समझते हैं, और भाषा इस पूरी प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है।